हेलो दोस्तों, ये सोल ऑफ अकाउंटिंग का वीडियो सीरीज चल रहा है और ये वीडियो नंबर 4 है। आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होता है, व्हाई वी नीड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, और फाइनेंशियल वर्ल्ड, पैसों की दुनिया के कुछ प्रोफेशनल वर्ड भी हम लोग सीखेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन सा गिफ्ट भी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोई रूल, कोई रेगुलेशन नहीं पढ़ेंगे। हम लोग अकाउंटिंग की दुनिया को जिएंगे, फील करेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग के बारे में बातचीत करेंगे आपस में नॉर्मली, और देखेंगे कि नॉर्मली अपने लाइफ में अकाउंटिंग को कैसे लाया जाता है, और अकाउंटिंग को ले आते हैं अपने लाइफ में तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं। सपोज फ्रेंड, आप सब कोई बिजनेस ओनर हो, बिजनेसमैन हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, या फिर नॉर्मल पर्सन हो, डजंट मैटर। आप लोग पैसे अर्न करते हैं, डेली कमाते हैं और उसको खर्च करते हैं, या फिर डेली कोई आपको पैसा देता है और आप खर्च करते हैं। सपोज शाम को या तो आप खुद के लिए हिसाब, आपको खुद के लिए हिसाब चाहिए होगा, या फिर जिसने आपको पैसा दिया आपको उसको हिसाब देना है। तो ये हिसाब आप कैसे देंगे? जब तक आप लोग उसका लिखा पढ़ी नहीं करेंगे तो आप लोग हिसाब कैसे देंगे? और नॉर्मल लाइफ में हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग लिखते हैं, हम लोग हिसाब करते हैं, लेकिन उसी को आज देखेंगे कि हम लोग जो कर रहे हैं हिसाब, वो अकाउंटिंग से कैसे रिलेट है। आखिर कैसे हम लोग अकाउंटिंग जाने अनजाने में अपनी लाइफ में अकाउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा हम लोग उसमें और ऐड ऑन कर दे अपने नॉलेज को, तो हम लोग बहुत अच्छे से अकाउंटिंग कर पाएंगे। और फिर जब अच्छे से अकाउंटिंग कर पाएंगे तो उसके बिहाफ पे अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे तो उसके बिहाफ पे अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। अगर अच्छे से आपने डिसीजन लिया तो आपका फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। तो अकाउंटिंग जो है हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे आप नॉर्मल पर्सन हो, बिजनेस ओनर हो, स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर सर्विस प्रोवाइडर हो। हर किसी को अकाउंटिंग करना चाहिए और हर कोई कहीं ना कहीं अकाउंटिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लिख रहे हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। सपोज इस एग्जांपल में आप एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, या फिर आप रोज कमाते खाते हैं, या फिर ऐसा व्यक्ति है, आप किसी ने आपको पैसे दिए और आपने उसको खर्च किया, लेकिन शाम को वो पर्सन जिन्होंने आपको पैसे दिए थे वो आपसे हिसाब तो चाहेगा। या फिर सपोज आप डेली कमाते खाते हो, तो आपने सुबह से लेकर के शाम तक जो कमाया और सुबह से लेकर के शाम तक जो आपने खर्चा किया, आप ये तो चाहोगे कि कितना मैंने कमाया, कितना मैंने खर्च किया, इसका हिसाब आप खुद तो चाहोगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम इसी को कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं कि आज का डेट है 30 मार्च 2026, मान लेते हैं, और जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम है राहुल, और कितना रुपया मिला? 1000 रुपया मिला, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अब इसको अकाउंटिंग में कैसे हम लोग नॉर्मली लिख सकते हैं और कैसे हिसाब किताब कर सकते हैं उसको देखते हैं। सबसे ऊपर पहले यहां डेट दे देंगे आज का, क्योंकि आज के बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं। 30 मार्च 2026 यहां हम लोगों ने दिया, ठीक है। उसके बाद 2 लाइन खींच देना है, ठीक है। 2 लाइन खींच देना है, एक तरफ का हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा रखना है और एक तरफ का थोड़ा सा कम रखना है। आज तक हम लोग भी यही करते आ रहे होंगे कि जो पैसा आया उसे ऊपर में लिख देते हैं, और जो पैसा खर्च हुआ यहां लिखते चल जाते थे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूं, आप ही के बातों को लिख रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा तरतीब से लिख रहा हूं, ठीक है। एक दिन का इसमें हिसाब किताब है, सिर्फ 30 मार्च का ही हिसाब किताब है यहां, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 30 मार्च 2026 पापा से पैसे लिए, मजदूरी से पैसे आए, सर्विस जो मैंने किसी को प्रोवाइड किया, सपोज मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं और सर्विस मैंने किसी को प्रोवाइड किया, उससे मुझे पैसे आए। सपोज मैं एक वीडियो एडिटर हूं, किसी को मैंने वीडियो एडिट करके दिया, उससे मुझे पैसे आए, ठीक है। या फिर कोई और XYZ मैंने सर्विस किसी को दिया, उससे मुझे पैसे आए 30 मार्च 2026 को, एक दिन का पैसा। या फिर मैं एक छोटा व्यापारी हूं, छोटा व्यापारी जैसे सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, पान वाला, चाय वाला, इन्होंने 30 तारीख को 1000 रुपया कमाया, मान लेते हैं। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? एक तरफ हम लोग लिख देंगे पैसा आया, देखिए यहां मैंने लिखा है ऊपर में पैसा आया, और यहां लिख देंगे आप पैसा गया। तो जो पैसा आएगा वो इधर लिखेंगे, ठीक है, और जो पैसा जाएगा वो इधर लिखेंगे, ठीक है। अब 30 मार्च 2026 को 1000 रुपया आया, वो चाहे मुझे मेरे फादर ने दिया हो, या फिर मैं मजदूरी करके लाया हूं, या फिर मेरे सर्विस के थ्रू आया हो, जिसे मैंने सर्विस अपना दिया, या मैं एक छोटा व्यापारी हूं, उस वजह से 1000 रुपया मेरे पास आया 30 तारीख को, ठीक है। ये तो पैसा आ गया। अब उसके बाद खर्च क्या है उस दिन का, ये देखिए, इसको आप खर्च भी लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं भी आप काम करने जाइएगा तो रिक्शा से जाइएगा, ऑटो से जाइएगा, या फिर मेट्रो से जाइएगा, ट्रेन से जाइएगा, किसी न किसी साधन से जाइएगा, तो उसमें जाने में तो आपको पैसे लगेंगे। सपोज उस दिन काम पे जाने का किराया मुझे लगा 10 रुपया,
मैंने उसको यहां लिख दिया खर्चे के साइड में, ठीक है। फिर काम से आने का किराया लगा 10 रुपया, उसे भी मैंने यहां लिख दिया। अब घर के लिए मैंने चावल खरीदा उसी दिन 30 तारीख को, लगा 50 रुपया, मैंने यहां भी लिख दिया। घर के लिए दाल खरीदा मैंने, लगा 40 रुपया, मैंने यहां भी लिख दिया। फिर उसी दिन 250 ग्राम चीनी खरीदा मैंने, कितना पैसा लगा यहां भी लिख दिया। फिर कुछ सब्जी खरीदा, उसका भी जितना पैसा लगा यहां मैंने लिख दिया। फिर मैं शाम को आया, दोस्त यार के साथ था, चाय समोसे पकौड़े कुछ भी खाया, सपोज मैंने पार्टी किया, तो जो पार्टी पे खर्चा हुआ वो भी मैंने यहां खर्चा लिख दिया, खर्चे के साइड में मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सपोज आप स्टूडेंट हो, क्योंकि मैंने यहां तीनों का जिक्र किया है, मान के चलिए आप स्टूडेंट हो या अपने घर के लिए ही लेके जा रहे हो, आपने किताब खरीदा, कॉपी खरीदा 100 रुपया, उसका भी यहां भी लगा, ये भी मैंने लिख दिया। अदर खर्चा और कोई XYZ कुछ भी खर्चा हुआ हो कि उसे इकट्ठा मैंने यहां लिख दिया, ठीक, 200 रुपया। अब क्या करते हैं, इसको टोटल को जोड़ लेते हैं, ठीक है। इस टोटल को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है 515 रुपया, और दिन भर में आज मैंने कमाया कितना 1000 रुपया, ठीक है। तो मेरे पास बचेगा कितना, मेरे पास कितना पैसा आया माइनस मैंने कितना खर्चा किया, तो जितना आया उसमें से जितना खर्चा किया घटा देने के बाद मेरे पास तो उतना ही पैसा बचेगा। तो वही मैंने यहां भी किया। मेरे पास टोटल इनकम आया 1000 रुपया और टोटल खर्चा किया मैंने 515 रुपया। देखिए इसे मैंने यहां से लिया है और इसे मैंने यहां से लिया है, ठीक है। टोटल इनकम आया 1000 रुपया और टोटल खर्चा किया 515 रुपया, मेरे पास 485 रुपया बच गया। दोस्तों मजे की बात यह है कि आज तक हम लोग भी इसी तरह हिसाब कर रहे थे, हम लोग भी अकाउंटिंग कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को फील नहीं हो रहा था कि हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। और जब हम लोग फील लेकर के या फिर समझ करके किसी काम को करते हैं ना, तो उस काम को करने में और मजा आता है, ठीक है। ये तो एक दिन का हिसाब किताब था, ठीक है, एक दिन का हिसाब किताब था। इससे देखिए इस अकाउंटिंग करने से क्या फायदा हुआ, फायदा मुझे यह होगा कि अगर मैं एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद अगर इस तारीख को मैं आऊंगा यहां पे और देखूंगा कि उस एक महीने के बाद, एक महीना पहले या फिर एक हफ्ता पहले मैंने कितना कमाया था, कहां खर्च किया था, मेरे पास कितना पैसा बचा था, तो ये सारी जानकारी यहां मुझे लिखी हुई मिलेगी। तो यही होता है अकाउंटिंग करने का फायदा। तो ये तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए था, स्टूडेंट के लिए था, या फिर मजदूर के लिए था, या फिर छोटे मोटे व्यापारी के लिए था, तो इस तरह का। लेकिन अगर बात किया जाए बड़े बिजनेसमैन की, तो बड़े बिजनेसमैन में क्या है कि आपको बिक्री में 10 कस्टमर, 20 कस्टमर, 25 कस्टमर डेली आएंगे। लेकिन बड़े बिजनेसमैन क्या है, डेली सामान खरीद करके, माल खरीद करके नहीं लाते हैं। वो माल खरीदते हैं 5 दिन में, 10 दिन में, और फिर उसको बेचते हैं, और फिर महाजन आता है उसको पैसा देते हैं, ठीक है। तो बड़े बिजनेसमैन का क्या है कि पैसा आता ज्यादा है और लेकिन जाता कम है। लेकिन यहां इस एग्जाम्पल नंबर 1 में, इस राहुल के केस में, एग्जाम्पल नंबर 1 जो, इस केस में क्या था कि पैसा आया था दिन में एक ही बार और खर्च 10 बार 20 बार ऐसे करके खर्च हुआ। लेकिन बिजनेस के केस में क्या है, बिजनेस के केस में आपको 10 बार 20 बार पैसा आ भी सकता है और 10 बार 20 बार पैसे खर्च भी हो सकता है। तो उसके लिए काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसमें क्या करेंगे, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 यहां ले लेते हैं। मान के चलिए आज की डेट है 1 अप्रैल 2026, मान लेते हैं 1 अप्रैल 2026 के लिए यह हिसाब किताब लिख रहा है, ठीक है। तो इन्होंने सामान बेचा मिस्टर ए को, कितने का बेचा, देखिए फॉर्मेट अभी भी वही सेम है, पैसा आया और पैसा गया, ठीक है। यहां भी देखिए, यहां भी फॉर्मेट मैंने वही लिखा है, पैसा आया पैसा गया, बीच में लाइन देके दोनों पार्ट को डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि एक पार्ट का वर्क दूसरे पार्ट में ना मिले, ठीक है। अब देखिए सामान बेचा, ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है, बिजनेस करेगा, सामान बेचेगा, कई कस्टमर आएंगे इसके पास। इसने पहला सामान बेचा मिस्टर ए को 1000 रुपया का, ठीक है। दूसरा फिर सामान बेचा मिस्टर बी को 20 रुपया का, ठीक है। तीसरा सामान बेचा मिस्टर सी को 5000 का, ठीक है। चौथा सामान बेचा मिस्टर डी को 10,000 रुपया का, ठीक है। अब जो है किसी को इसने उधारी दे रखा था, पहले सामान किसी को उधारी दे रखा था। सपोज राम को इसने उधारी दे रखा था और राम जो है आज आकर के इसे पैसा देता है, ठीक है। इसने 9,000 रुपया का उधारी सपोज 30 तारीख को या 30 मार्च को, 30 अप्रैल को
जो है 2025 को इसने किसी को उधारी दे रखा था, 9,000 रुपया का सामान किसी को उधारी दे रखा था, राम को दे रखा था, और राम जो आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को आकर के इसे पैसा देता है। ठीक है, बकाया पैसा आया राम से, वही मैंने यहां लिखा है 9,000 रुपया। ठीक है, फिर गुड्स सेल किया, फिर सामान बेचा मिस्टर ई को 20,000 रुपया। ठीक है, ये जो है ये ग्राहक है। ठीक है, ABCD ये नाम की जगह मैंने यूज किया है, ये ग्राहक है। ग्राहक आते हैं, सामान खरीदते हैं, पैसे देते हैं, जो भी पैसा आएगा वो यहां लिखा है। ठीक है, अब देखिए इस बिजनेसमैन का इतना इतना पैसा आया, जो पैसा आया उसे मैंने यहां लिखा। ठीक है, अब कुछ खर्चे भी तो उस दिन हुए होंगे, कुछ पैसा भी तो इसके गल्ला से गया होगा। तो महाजन है एक जय नाम करके, जो इसे सामान देता था। ठीक है, इस व्यापारी को सामान देता था, जय नाम करके महाजन है। तो वो आता है इसके पास, और ये बिजनेसमैन जो है उस जय को देता है 2,000 रुपया। तो पैसे गया इसके बिजनेस से, पैसे गया 2,000 रुपया पैसे गया। ठीक है, फिर किसी चीज का ये किस्त चला रहा था, सपोज बैंक वाले को इसको पैसा देना होता है हर दिन। ठीक है, या फिर महीने में या जो भी हो, लेकिन आज 1 अप्रैल को इसका किस्त का दिन था। ठीक है, तो 500 रुपए का ये किस्त चला गया। अब स्टाफ जो है इसके यहाँ स्टाफ है, दुकान में इन्होंने स्टाफ रखा हुआ है सामान निकालने के लिए और भी काम के लिए, हेल्प के लिए हेल्पर रख रखा है। ठीक है, वो उस हेल्पर का क्या कहना है कि भाई साहब आप मुझे डेली रुपया दे दिया करो, मुझे डेली रुपया चाहिए। ठीक है, तो इस दुकानदार ने, इस बिजनेसमैन ने उस स्टाफ को 300 रुपया दिया। ठीक है, अब दुकानदार जब सुबह से लेकर के शाम तक दुकान में बैठता है तो वो थक जाता है, कुछ चाय पकौड़ा नाश्ता कुछ मिठाई वगैरह शाम को खाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग अकाउंटिंग की भाषा में और प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहते हैं रिफ्रेशमेंट। ठीक है, रिफ्रेशमेंट, जैसे चाय पकौड़ा इत्यादि। तो रिफ्रेशमेंट में इसका 200 रुपया खर्च हुआ। ठीक है, अब देखिए ए ने सामान वापस किया। देखिए आज जो इसने जो सबसे पहले यहां सामान बेचा था, देखिए गुड्स सामान बेचा था ए को 1,000 रुपया का, उसी ए ने यहां 100 रुपया का सामान वापस कर दिया। तो अकाउंटिंग में ये नहीं करेंगे कि इसको काट देते हैं फिर से लिख देते हैं, नहीं, अकाउंटिंग में काटा कुटी नहीं होता है। अकाउंटिंग में एक बार जो लिखा गया सो लिखा गया। ठीक है, तो 1,000 रुपया का सामान बेचा था, 100 रुपया का सामान वापस कर दिया। तो सामान वापस कर दिया इसका मतलब इसके गले से पैसे गए, तो जो पैसा गया वो यहां लिख दिया। ठीक है, अब ये दुकानदार है, घर जा रहा है, कुछ पैसा पॉकेट में लेकर के जाएगा, तो 200 रुपया का सामान या पैसा घर लेकर के गया दुकान से। ठीक है, खुद के लिए लेकर के गया, लेकिन दुकान से पैसा तो निकाला, दुकान से पैसा तो गया, तो उसे भी यहां लिखना पड़ेगा कि 200 रुपया भाई साहब मैंने इस बिजनेस से निकाला। तो अब यहां टोटल, इसको टोटल करते हैं। ठीक है, इसका टोटल हो जाता है 3,300, और इसको भी टोटल करेंगे। ठीक है, इसका टोटल हो जाएगा 45,020 रुपया। ठीक है, इस तरफ था पैसा आया, इस तरफ था पैसा खर्चा, पैसा आया पैसा गया। ठीक है, तो अब इसमें भी यही देखेंगे कि इन्होंने कितना दिन भर में कमाया और कितना दिन भर में खर्च किया। जितना आया उसमें से खर्चा को अगर माइनस कर देते हैं तो उतना रुपया इसके पास बच जाता है। रूल इसका भी वही है जो नॉर्मल पर्सन के लिए था। भले ही ये बिजनेसमैन है, इसका लेन देन ज्यादा हुआ है, इसका ट्रांजैक्शन ज्यादा हुआ। अकाउंटिंग की दुनिया में हम लोग लेन देन को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, और अकाउंटिंग की दुनिया में और व्यापार में सिर्फ पैसे का ही लेन देन होता है। ठीक है, और अकाउंटिंग भी सिर्फ पैसे का ही किया जाता है। तो टोटल पैसा आया 45,020 रुपया, टोटल पैसा गया 3,300, जितना आया उतना गया, टोटल नगद बच गया। ठीक है, 41,720 रुपया 1 अप्रैल 2026 को इस दुकानदार को बचा, क्योंकि इन्होंने टोटल बिक्री किया था 45,020 रुपया का, और इस दिन टोटल खर्च किया इन्होंने 3,300। ठीक है, तो इस तरह हम लोग आज भी हिसाब किताब करते थे। तो हम लोग हिसाब किताब कैसे करते थे, ऊपर में जो है पैसा लिख देते थे, नीचे में फिर जो खर्चा होता था उसको करते जाते थे। तो उसी बात को मैंने लिखा, इसी बात को मैंने यहां क्या लिखा, पैसा आया, यहां किया पैसा गया, वही बात को तो मैंने लिखा, सेम वही लिखा जो आप लोग आज तक करते आए थे। लेकिन इसको करने में, और यहां आप देख रहे हैं किस तरह से एकदम डिटेल से समझाया हुआ है, तरतीब से समझाया हुआ है। क्योंकि ये बिजनेसमैन है, आज 1 अप्रैल का इसका खर्चा है, मान के चलिए 30 अप्रैल को इसको देखना है कि भाई उस दिन मैंने कितना खर्च किया था, क्या किया था, नहीं किया था।
तो इस अकाउंट में आएगा और ये देख लेगा कि भाई मेरा कितना कितना काम हुआ था। बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो एक दिन का था, ठीक है। तो एक दिन में ये पैसा बचा था, ठीक है, ये पैसा बचा था। तो इसी तरह तो महीने का भी होगा, हर दिन लिखेंगे तो 30 दिन का 30 हो जाएगा। अगर 30 दिन का 30 हुआ तो साल का 12 होगा। तो एक बिजनेस ओनर क्या है, अगर बिजनेस ओनर के नजरिए से देखा जाए तो बिजनेस ओनर क्या चाहता है कि साल में मुझे इतना पता चल जाए कि कितना पैसा मेरे पास आया, कितना पैसा मेरे से पास से गया, और कितना प्रॉफिट मेरे को हुआ, और कितना नगद, कितना कैश अभी बचा हुआ है मेरे पास। एक बिजनेसमैन को यह जानना बहुत जरूरी होता है और हर बिजनेसमैन यह जानना चाहता है, ठीक है। तो देखिए एक एग्जाम्पल 3 में क्या किया है मैंने, एग्जाम्पल 3 में साल का देखते हैं, ठीक है। और ये साल कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक, 12 महीना का ये साल है। और ये जो फिगर है ये सब माना हुआ फिगर है, अज्यूम किया गया फिगर है, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे। अब इस साल में 12 महीने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 महीने हुए, गिन करके बता दिया मैंने। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या था, पैसे आया था 1000 रुपया, ध्यान है, और पैसा गया था 515 रुपया। देखते हैं एग्जाम्पल 1 में, देखिए पैसा आया था 1000 रुपया और पैसा गया था 515 रुपया, है ना। इसी फिगर को मैंने वहां अज्यूम कर करके जनवरी का मान करके लिख दिया, ठीक है। मैं आपको लिखने का प्रोसेस भी बता रहा हूं, लिखने का तरीका भी बता रहा हूं कि कैसे आप आसानी से लिख पाए। क्योंकि अगर हिसाब में क्या होता है, थोड़ा सा गड़बड़ी करते हैं, थोड़ा सा अमाउंट इधर उधर लिखने में हो जाता है तो मिसमैच हो जाता है, ठीक है। तो यहां वही एग्जाम्पल नंबर 1 की बात लिख दी है ना, 1000 रुपया कमाया था, 515 रुपया खर्च किया था। यहां भी वही बात है, पैसा आया पैसा गया, बस यही लिखना है, पैसा आया पैसा गया, पैसा आया पैसा गया, पैसा आया पैसा गया, सीधी बात, कोई ज्यादा नहीं। तो अब फरवरी मंथ का क्या देख लेते हैं, यहां देखिए, यहां एग्जांपल 2 का मैंने रेफरेंस दिया फरवरी मंथ में, ठीक है। यहां 45,020 रुपया आया था और यह 3,300 रुपया खर्च किया था। देखते हैं यहां फरवरी मंथ में 45,020 रुपया आया था, 3,300 रुपया खर्च किया गया, ठीक है। मार्च में भी इसी तरह अज्यूम कर लिया हम लोगों ने कि 50,000 रुपया आया और 30,000 रुपया खर्च हुआ, मान लिए, एक अनुमानित अमाउंट हम लोग मान लेते हैं। अप्रैल में मान लेते हैं कि व्यापारी बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, 2 लाख रुपया आया और 80,000 रुपया खर्च हुआ। मई में मान लेते हैं 40,000 रुपया आया और 10,000 रुपया खर्च हुआ। जून में मान लेते हैं 3 लाख रुपया आया और 1 लाख रुपया खर्च हुआ। जुलाई में मान लेते हैं 20 लाख रुपया आया और 15 लाख रुपया खर्च हुआ। हो सकता है थोड़ा सा बड़ा व्यापारी होगा या फिर नॉर्मल ही इंसान होगा, कोई प्रॉपर्टी बेचा, कोई संपत्ति बेचा, कोई एसेट्स बेचा, कोई ज्वेलरी बेचा, किसी से उन्होंने पहले कर्जा लिया होगा, तो 20 लाख रुपया उस महीना आया ना जी, तो उस महीना जो आएगा वो मुझे लिखना है और उस महीना जो जाएगा वो भी मुझे लिखना है। अकाउंटिंग में मुझे सिर्फ इतना करना है, ठीक है। अगस्त में देखिए 50 लाख रुपया आ गया, 40 लाख रुपया चला गया। इस दोनों का डिफरेंस अभी नहीं सोचना है, जब हम महीने में लिख रहे थे तो कितना नगद बचा वो हमने देख लिया, ठीक है। तो वो हमें नहीं लिखना है, हमें देखना है कितना आया कितना गया, कितना आया कितना गया, ठीक है। सिर्फ ये फिगर को उठा करके मुझे साल वाले फिगर में लिख देना है। और ये फिगर तो जब हम बनाएंगे तो ये एक दिन का फिगर है, जिस तरह हम साल का देख रहे हैं उसी तरह महीना का भी बनाए होंगे। यहां डे 1 लिखेंगे, डे 2 लिखेंगे, इसी तरह आया गया वाला 30 दिन का 30 को बना करके रख देंगे। फिर उस महीने का भी इसी तरह निकाल लेंगे कि एक महीना में कितना आया, एक महीना में कितना गया, ठीक है। तो अब सितंबर का देख लेते हैं, यहां 60,000 रुपया आया, 5,000 रुपया गया, हो सकता है। अच्छा, किसी महीना तो ऐसा भी हो सकता है कि कमाई कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन क्या किसी महीना या किसी दिन ऐसा हो सकता है कि खर्चा कुछ ना हुआ हो? भले आपके यहां पैसा आए या ना आए, लेकिन आपके यहां से पैसा जाता जरूर है, आप खाते जरूर है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज जरूर करते हैं, बाजार जरूर निकलते हैं आपका। अगर आप व्यापारी है तो स्टाफ आपका है, बहुत सारे खर्चे हैं। भले पैसा उस दिन आपने कमाया नहीं कमाया, आप अगर मजदूरी करते होंगे तो किसी दिन आप काम पे नहीं जाते होंगे, तो जिस दिन अगर आप काम पे नहीं जाते हैं तो क्या उस दिन आप खाना नहीं खाते हैं? उस दिन आपसे पैसे खर्चे नहीं होते हैं? उस दिन जबकि ज्यादा पैसे खर्चे होते हैं, क्योंकि आप घर पे रहते हो, मार्केट जाते हो, शॉपिंग करते हो, तो उस दिन ज्यादा पैसे खर्चे होते हैं। तो अक्टूबर मंथ में मान लिया कि उस मंथ में कुछ नहीं कमाया, दुकान बंद था या बेरोजगार था, काम नहीं कर रहा था,
लेकिन पहले जो कमाया था कुछ पैसे जमा करके तो रखा होगा। तो अक्टूबर मंथ में खर्चा हुआ 10,000 रुपया, कमाया कुछ नहीं। नवंबर मंथ में खर्चा हुआ 80,000 रुपया और खर्च किया 90,000 रुपया। अब आप यहां भी सवाल करेंगे कि 80,000 रुपया कमाया और 90,000 रुपया कैसे खर्च कर सकता है? अब क्यों नहीं हो सकता भाई? आपका यहां तो मैंने देखा था कि कमाया ही नहीं, लेकिन खर्चा तो हुआ था ना। तो 90,000 ऐसे खर्च हुआ कि पहले इन्होंने कुछ कमाया होगा तो कुछ पैसा रखा होगा, तो उस तरह खर्च हुआ। दिसंबर में इसने कमाया 5 लाख रुपया और खर्च हो गया 8 लाख रुपया, दिसंबर महीना का ये बात है। तो अब इधर वाले को भी टोटल कीजिए और इधर वाले को भी टोटल कीजिए, इसको भी आप टोटल कीजिए और इसको भी टोटल कीजिए। आप खुद से कैलकुलेटर पे इसको टोटल कीजिए या खुद से कॉपी कलम पे इसको टोटल करके आप देखिए पहले। अब चलिए सबसे पहले इधर का टोटल पैसा करते हैं, क्योंकि जिधर से पैसा आता है लोगों को सबसे ज्यादा मजा उधर टोटल करने में आता है। ठीक है, अब देखिए इस पूरे साल में मेरे पास जो इसको टोटल किया तो इतना पैसा मेरे पास आया। ठीक है, 82,72,020 रुपया ये पैसा मेरे पास आया। और इस टोटल पूरे साल में जो मेरे पास एक पैसा गया वो 66,28,815 रुपया मेरे पास से गया। तो इसका भी सिंपल है, पैसा आया माइनस पैसा गया, ठीक है, टोटल बचा। बस इसमें भी बस वही करना है जो हम लोग दिन में कर रहे थे, मंथ में कर रहे थे, साल में भी वही करना है। रूल एक ही है और यही काम हम लोग आज तक करते आ रहे थे। यहां सिर्फ मैंने ये किया कि इसको थोड़े से अच्छा से इसको प्रेजेंटेशन कर दिया, थोड़ा सा अच्छा से लिख दिया कि देखने में अच्छा लगे। कभी मुझे अगर हिसाब चाहिए तो मैं आसानी से देख पाऊं, समझ पाऊं कि कहां कैसा क्यों किस लिए खर्चा कितना हो। बस मैंने यहां सिर्फ इतना ही काम किया और अब तक इतना काम हम सब जाने अनजाने में अपने लाइफ में करते आ रहे थे। तो देखिए टोटल पैसा आया, टोटल पैसा गया 66,28,815 रुपया। टोटल नगद कैश बच गया 16,47,205 रुपया। यानी 2025 में इसका पैसा आना और पैसा जाना का सारा हिसाब करने के बाद इसके पास 16,47,205 रुपया बच गया। तो इसी तरह हम लोग जाने अनजाने में हिसाब किताब करते थे और आज भी मैंने ऐसा ही हिसाब किया। कुछ तो नया मैंने बताया नहीं, लेकिन जब आज हम लोग ये कर रहे थे तो उसका फील, उसका मजा एक अलग ही आ रहा था। और जाने ही अनजाने में हम लोग अकाउंटिंग का रूल भी लगा रहे थे और अकाउंटिंग भी कर रहे थे। तो अकाउंटिंग क्या है वो तो हम लोगों ने देख लिया, इसी को कहते हैं हिसाब किताब करने को अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, अब अकाउंटिंग की जरूरत क्यों होती है? ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको पहले ही कहा था, यदि आप नॉर्मल पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सर्विस प्रोवाइडर है, पूरा महीना, पूरा दिन, पूरा साल कुछ ना कुछ कमाते होंगे, कुछ ना कुछ खर्च करते होंगे और साल के अंत में या महीने के अंत में आपको अगर ये देखना है कि भाई इस साल, इस महीने मैंने कितना कमाया, कितना खर्च किया, अगर आप अकाउंटिंग नहीं किए होंगे तो आपको कहां से ये सब डेटा मिलेगा, कहां से ये सब ट्रांजैक्शन मिलेगा? और एक बिजनेस ओनर के लिए तो ये बहुत जरूरी है कि आपको अकाउंटिंग करना चाहिए, क्योंकि एक दिन का डेटा, एक दिन का ट्रांजैक्शन भले आप याद कर ले, 2 दिन का याद कर ले, 3 दिन का याद कर ले, लेकिन चौथी दिन आप भूल जाएंगे। महीने के दिन के बाद तो आप श्योरली भूल जाएंगे और साल में तो याद ही नहीं रहेगा कि कितना पैसा कोई लेकर के भाग गया या कितना क्या हो गया, कौन सा माल मेरा कहां रखा हुआ है, क्या एक्सपायर हुआ, क्या नहीं हुआ, आज से 1 महीने पहले मैंने कितना कमाया था, क्या नहीं कमाया था, कुछ याद नहीं रहेगा। तो एक बिजनेस ओनर के लिए तो ये तो सबसे मस्ट हो जाता है कि आपको अकाउंटिंग करना चाहिए। ठीक है, अब उसके फायदे क्या है ये मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, अकाउंटिंग करते हैं तो अपने इनकम एंड एक्सपेंस को आप एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, आप उसको अच्छे से परख पाएंगे। आज की दुनिया में मोस्ट पावरफुल चीज जो है वो पैसा है, और जब पैसा का ही कंट्रोल आपके पास नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस बस चल रहा है। अब अकाउंटिंग के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा तो ये डिफिकल्ट है, थोड़ा सा। जो अगर अब तक अकाउंटिंग नहीं करते होंगे उसको लगता होगा क्या डेली लिखना है, मेरा ही रुपया है, मेरा ही बिजनेस है, किसको जाकर के हिसाब देना है या फिर किसको बताना है, किसको समझाना है, क्या करेंगे अकाउंटिंग करके। तो अगर आप ऐसा सोचते हो
तो आप जहां भी रहते हो वहां अगल बगल आप अपने बड़े व्यापारी को देखिए कि वो अकाउंटिंग करता है या नहीं करता। आखिर उसका भी दुकान है, उसका भी बिजनेस है, उसको भी किसी का चीज का हिसाब किताब नहीं देना है, तो वो अकाउंटिंग क्यों कर रहा है? वो इसलिए अकाउंटिंग कर रहा है क्योंकि वो हिसाब किताब रख करके उस डेटा को एनालिसिस कर करके वो उससे प्लानिंग कर पा रहा है और अच्छे से डिसीजन ले पा रहा है कि इस साल तो ये हो गया, अगले साल मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। और हर बिजनेसमैन जो है कहीं ना कहीं ये जरूर चाहता है कि कितना प्रॉफिट इस साल मैंने कमाया। तो जब आप अकाउंटिंग ही नहीं कीजिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस साल आपने कितना कमाया। तो आई होप यहां तक आपको अच्छा लगा हो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो इस वीडियो लेक्चर का पार्ट 2 मैं बना दूंगा, और इस वीडियो लेक्चर का बकाया पार्ट जो है बिजनेस ओनर के लिए किस तरह करना चाहिए, बिजनेस ओनर को क्या फायदे हैं, और अकाउंटिंग का प्रोफेशनल वर्ड सब जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, इसके पार्ट 2 में देखेंगे।